हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फार्मासिस्ट लवली शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आरटीआई एक्ट पास हुआ था 15 जून 2005 में एंड इट्स एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे इंडिया में लागू होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आरटीआई इज गारंटीड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। पहले हम ये देख लेते हैं कि हम आरटीआई क्यों फाइल करते हैं। आरटीआई हम तब फाइल करते हैं जब किसी इंडियन सिटीज़न को या फिर किसी थर्ड पार्टी को पब्लिक अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए हम लोग आरटीआई फाइल करते हैं। तो इसमें दो टर्म्स आए, एक आया पब्लिक अथॉरिटी और एक आया थर्ड पार्टी। तो पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है? पब्लिक अथॉरिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट और मेड बाय गवर्नमेंट कैन बी अ पर्सन और अ कमिटी और अथोराइज वर्क बाय फंड्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पब्लिक अथॉरिटी है वो उसमें एक कोई भी एक पर्सन भी हो सकता है और एक फुल कमेटी भी हो सकती है, या फिर वो एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जो कि वर्क करता है बाय द फंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। अब दूसरा टर्म है इसमें थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होता है? अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूडिंग अ पब्लिक अथॉरिटी। इसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आरटीआई की हिस्ट्री की। ये एक्ट कैसे और लागू हुआ। तो आरटीआई बिल फॉर्म हुआ था 2004 में। उसके बाद फिर वो पास हुआ लोअर पार्लियामेंट हाउस को, जिसको हम लोग लोकसभा भी बोलते हैं, ऑन 11 मई 2005। लोकसभा से फिर वो पास हुआ अपर पार्लियामेंट हाउस में, जिसको हम लोग राज्यसभा भी बोलते हैं, ऑन 12 मई 2005। राज्यसभा से फिर वो पास हुआ फाइनली फिर वो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया ऑन 15 जून 2005। प्रेसिडेंट के साइन करने के 120 डेज के बाद ये हमारे इंडिया में अप्लाइड हुआ ऑन 12 अक्टूबर 2005। जो प्रेसिडेंट ने साइन किया और जब ये इंडिया में अप्लाइड हुआ उसके बीच का जो 120 डेज का गैप है, इस टाइम पे कमीशंस इस्टेब्लिश हुई थी एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। फिर आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। ये जो एक्ट है ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। कोई भी इंडियन सिटीजन अपने क्वेश्चन पूछ सकता है पब्लिक अथॉरिटी से। सेकेंड है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव ऑल नॉलेज एंड टू कीप नेसेसरी आई ऑन द गवर्नमेंट एंड टू मेक द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल। ये इंडियन सिटीज़न का हक है कि जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है या फिर अकाउंटेबल मीन्स जो भी पैसा गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन रखना एक इंडियन सिटीज़न का हक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अदर ऑब्जेक्टिव इज टू अप्रूव करप्शन एंड मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन रियल सेंस। फोर्थ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस में आप सेंट्रल की, ताकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो। नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट के ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेशन मीन्स वर्क ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एज पर आरटीआई एक्ट। तो इसका पहला काम क्या था? एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड इन प्रॉपर करेक्टराइज फॉर्म so that when asked by public or third party should answer easily and properly। क्या कह रहा है इसमें कि पब्लिक अथॉरिटी का ये काम है कि जो भी वो रिकॉर्ड्स हैं वो उसको प्रॉपरली करेक्टराइज फॉर्म में मेंटेन करके रखे, ताकि कभी अगर पब्लिक या फिर थर्ड पार्टी जो है अगर पब्लिक अथॉरिटी से क्वेश्चंस करती है तो उसको वो ईजिली और प्रॉपरली और सेटिस्फाई आंसर या सेटिस्फाई रिप्लाई कर सके। नेक्स्ट है हमारा एवरी पब्लिक अथॉरिटी शुड इंश्योर दैट ऑल अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड एंड कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री सो दैट दे कैन बी इजीली असेस्ड। पब्लिक अथॉरिटी जो है वो रिकॉर्ड्स अपने कंप्यूटराइज फॉर्म में रखे ताकि वो ऑल ओवर इंडिया में कनेक्टेड रहें, और जिस भी पब्लिक को जिस भी स्टेट से इंफॉर्मेशन मांगनी हो वहाँ जो पब्लिक अथॉरिटी उसे पर्टिकुलरली वहाँ उस टाइम पे एसेस कर सके और उसको सेटिस्फाई रिप्लाई कर सके।
नेक्स्ट है एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 120 days of the enactment of the act designate public ten at the center and the respective state level. Next, the public authorities are under obligations to maintain the information or records of the last 20 years and maintain 20 years next 20 years in such a manner so that to facilitate the enforcement of the RTA Act. पब्लिक अथॉरिटी का ये काम है कि वो लास्ट 20 ईयर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखे, प्रॉपरली करेक्टराइज फॉर्म में, कंप्यूटराइज फॉर्म में मेंटेन करके रखे, और अपने नेक्स्ट 20 ईयर्स का जो भी रिकॉर्ड होगा उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के रखे ताकि वो उसको ईजिली रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन फिलिंग एन आरटीआई. कौन कौन से ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम आरटीआई को फिल करते हैं. ये हम लोग स्टेप्स जो हैं वो सेक्शन 6 के अंदर स्टडी करते हैं. तो इसका पहला स्टेप है कि एवरी इंडियन सिटीजन हु वांट इंफॉर्मेशन शुड मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स इन हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज विद प्रिस्क्राइब फी टू SPIO, CPIO, ASPIO या ACPIO. तो इसमें कह रहा है कि एवरी इंडियन सिटीजन जो भी है वो आरटीआई फाइल कर सकता है, किसी भी फॉर्म में कर सकता है, राइटिंग के थ्रू एप्लीकेशन दे सकता है, राइटिंग के थ्रू अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अपने क्वेश्चन पब्लिक अथॉरिटी से वो पूछ सकता है. राइटिंग के फॉर्म में एप्लीकेशन वो हिंदी में भी लिख सकता है, इंग्लिश में भी लिख सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में भी लिख सकता है, या वर्नैकुलर लैंग्वेज जो होती है उसमें भी लिख सकता है विद अ प्रिस्क्राइब फी टू SPIO, CPIO, ASPIO और ACPIO. ठीक है. आरटीआई फाइल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ आरटीआई एक्ट. आरटीआई को हम सेक्शन 6 के अंदर फाइल करते हैं. An applicant making a request for information shall not require any reason for requesting the information or any personal detail except those that may be necessary for contacting him. एप्लीकेंट जो भी आरटीआई फाइल करना चाहता है, ये जो आरटीआई फाइल कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई रीज़न अपना मेंशन करे. ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो अपना पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करें. ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बस उसमें नेसेसरी डिटेल होनी चाहिए ताकि रिप्लाई जब पब्लिक अथॉरिटी को आपको रिप्लाई करना हो तो वो उस एड्रेस पे या उस पर्टिकुलर फॉर्म में जिसमें आप चाहते हैं रिप्लाई, उसमें पब्लिक अथॉरिटी आपको रिप्लाई कर सके. द पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइड द रिप्लाई इन द फॉर्म इन विच द एप्लीकेंट नीडेड इट. जिस भी फॉर्म में एप्लीकेंट चाहता है उस फॉर्म में पब्लिक अथॉरिटी आपको रिप्लाई करती है. There should be proper address mention for PO for reply. प्रॉपर जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे उसमें प्रॉपर आपका जो एड्रेस है वो मेंशन होना चाहिए ताकि जो पब्लिक अथॉरिटी है आपको इजीली रिप्लाई कर सके. अगर आपकी एप्लीकेशन जो आपने पब्लिक अथॉरिटी या जो आरटीआई फाइल किया है वो अगर रिजेक्ट हो जाती है तो पब्लिक अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि वो उसमें एक रीज़न ऑफ रिजेक्शन ज़रूर मेंशन करती है. ठीक है. इफ़ नो रिप्लाई, अगर कोई आपके पास रिप्लाई नहीं आता है तो आप एप्लीकेंट का राइट है कि वो अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 19. तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से पूछते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक अथॉरिटी से लेना चाहते हैं, उस टाइम पे जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम पे जो अदर पार्टी है आपको रिप्लाई करे. तो वो हम देखेंगे. जैसे कि अगर हम एप्लीकेशन APIO के लिए लिख रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि वो हमें 35 डेज़, मैक्सिमम 35 डेज़ के अंदर हमें वो रिप्लाई आ जाना चाहिए. अगर हम एप्लीकेशन या RTI PIO के रिस्पॉन्स में लिख रहे हैं तो उसका जो PIO का जो रिस्पॉन्स है, जो रिप्लाई है, वो 30 डेज़ के अंदर मैक्सिमम आ जाना चाहिए. अगर एप्लीकेशन किसी पर्सन की या किसी इंडिविजुअल की लाइफ से रिलेटेड है या फिर किसी की लाइफ को रिस्क है उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है तो उसका रिप्लाई 48 आवर्स में आ जाता है अगर हम एप्लीकेशन APIO और AIO को लिख रहे हैं तो. ठीक है. अगर थर्ड पार्टी अप्लाई कर रही है, अगर थर्ड पार्टी RTI फाइल कर रही है तो उसका रिप्लाई 40 डेज़, मैक्सिमम 40 डेज़ के अंदर आ जाता है. अब कुछ एक्सेप्शंस हैं फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर द RTI एक्ट. जैसे कि कोई
एप्लीकेंट जो आरटीआई फाइल कर रहा है वो इनसे इन जो अभी हम चीज़ें पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से नहीं मांग सकता, और पब्लिक अथॉरिटी भी आपको उस इन रिलेटेड चीज़ों से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती है। जैसे कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, अगर कोई एप्लीकेंट इंडियन सिटीज़न या थर्ड पार्टी किसी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से मांग रही है तो पब्लिक अथॉरिटी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरबिडन बाय लॉज, या फिर जो लॉ में ही कॉन्फिडेंशियल लॉ में ही कहा गया है जी कि जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है वो उस बारे में पब्लिक अथॉरिटी आपको रिप्लाई नहीं कर सकती। एनी ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट और फार्मूला, कोई भी ट्रेड सीक्रेट है या फिर किसी का कोई पेटेंट है उसके रिगार्ड पब्लिक अथॉरिटी आपको रिप्लाई नहीं कर सकती। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गया। एनी इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉन्फिडेंशियल रिलेटेड टू फॉरनर गवर्नमेंट, या इंफॉर्मेशन इन्वेडिंग प्राइवेसी ऑफ एनी इंडिविजुअल, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को अफेक्ट करे, ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी आपको आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन में है तो उस टाइम पे पब्लिक अथॉरिटी आपको रिप्लाई नहीं कर सकती, या फिर आप लोग उसके रिगार्ड में आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन विच अफेक्ट सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन और पुट एनी पर्सन इन डेंजर, उसके रिलेटेड भी आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। अब कुछ इसमें कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरोज़ हैं या फिर कुछ सेंटर्स हैं जिनसे आप लोग क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ब्यूरोज़ हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, अपना नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो गया, उनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिगार्ड आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते पब्लिक अथॉरिटी से। या फिर स्पेशल ब्रांच हो गया जैसे सीआईडी हो गया, उससे आप नहीं उनसे उनके रिगार्ड्स आप नहीं मांग सकते। स्पेशल ब्रांच हो गया, तो इन क्राइम ब्रांच जो होते हैं इन सब से आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, और पब्लिक अथॉरिटी आपको रिप्लाई नहीं कर सकती इस चीज़ के रिगार्ड अगर कोई आरटीआई फाइल करता है तो। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। ये एक मटेरियल, जैसे कि एक मटेरियल है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है इंफॉर्मेशन। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें आ गई, कंप्यूटर, सीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया अपना। और नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे कि रिकॉर्ड, सर्कुलर ऑर्डर, कॉन्टेक्ट्स, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, ये इन सब चीज़ों में इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिर है एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, फाइल, मैन्यूस्क्रिप्ट, एनी माइक्रोफिल्म, कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, माइक्रोफिल्म, या फिर कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिवाइस, ये सब रिकॉर्ड्स के अंडर आते हैं। सो आरटीआई एक्ट में बस इतना ही है। सो थैंक यू।